Hello students, how are you today? So today we are again going to start new topic, that is magnetic field on the axis of circular current loop. तो बेटा this is also very important topic. एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार आता है and this is question of 3 marks. Okay, and इससे related कुछ numericals भी आते हैं that we will do later on. Okay, so let's understand first of all this one, magnetic field ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो हम सबसे पहले बनाएंगे करंट का लूप। तो हमारे पास एक वायर होगी, सर्कुलर वायर होगी, ठीक है। लूप है तो ऐसी वायर जिसका कोई एंड ना हो उसको बोलते हैं लूप, ठीक है, नो एंड पॉइंट्स। सो करंट लूप तो एक वायर है जिसके ऊपर करंट फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन कैसा है बेटे? डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो हमने अब फाइंड करना है फाइंडिंग द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P। तो पॉइंट P पे हमने फाइंड करना है डायरेक्शंस ऑफ we have to find the strength of magnetic field at point P। ये पॉइंट P इस रिंग के along x एक्सिस पर, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, एक्सिस मतलब इस रिंग के along x एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है P। वहां पे इस रिंग की जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट्स वी हैव इसकी टोटल लेंथ तो L होगी, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि सपोज इसका स्मॉल लेंथ पोर्शन ले लिया dl। दिस इज स्मॉल लेंथ dl, ये भी है और इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट भी है हमारे पास dl। तो फर्स्ट को नाम दे दिया हमने dl और नीचे वाले को नाम दे दिया dl डैश, ठीक है। अब dl से dl का सेंटर c, c इज द सेंटर, सेंटर में से जितना इसका डिस्टेंस होगा, रेडियस कितना आएगा सर्कल का a, और सेंटर से एट पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है r, और ये जो लेंथ है करंट एलिमेंट dl उसका डिस्टेंस P से कितना है बेटे? s वेक्टर। तो हमें a r s का वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा along this is along this dB। okay, so this is, you will notice that this is angle theta। so this magnetic field is resolved into two component। क्योंकि एंगल थीटा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा आपका dB sin थीटा, और ये जो आएगा परपेंडिकुलर वो बनेगा आपका dB cos थीटा। तो इस करंट एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, dB sin थीटा और dB cos थीटा। dB sin थीटा बन रहा है along the axis of this circular current loop, और ये जो dB cos थीटा बन रहा है this is perpendicular along the axis of करंट loop, ठीक है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है और dB sin थीटा इसके along सेम एक्सिस में है। ओके, अब हम देखेंगे एक चीज और, अगर बेटे इस dB में दो कंपोनेंट बनाए, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला करंट एलिमेंट है जिसको हमने नाम दे दिया dl डैश, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा along this one dB डैश, ठीक है। तो that is also resolved into two component, one is along horizontal, another is perpendicular, that is dB cos theta। अब जो बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, देखो दोनों के दो दो कंपोनेंट बन गए, लेकिन ये जो dB cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड और ये जो dB cos थीटा ये भी वर्टिकल अप एंड डाउन। dB cos थीटा एक वर्टिकल है एक डाउनवर्ड है, दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। तो बचा क्या आपके पास? सिंपल dB sin थीटा। बस ये हमने फाइंड करना है, आपका टॉपिक कवर अप हो जाएगा। तो जो इसमें जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी वो यही है कि एक dl का रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट और dl डैश का रिजॉल्व किया, तो dB cos थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास एक ही बचेगा dB sin थीटा, वही हमने कैलकुलेट करना है। अब हम करते हैं इसका थ्योरी पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर ए करंट एलिमेंट dl एट द टॉप ऑफ द लूप। तो ये लूप के टॉप पर है बेटे, टॉप ऑफ द लूप। लेट्स वी वांट टू फाइंड magnetic field at point P at a distance s। okay, then according to Barth-Savert's law, तो यहाँ पर हमें पता है जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है then we use Barth-Savert's law for open surface। क्लोज के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, that is एम्पियर सर्कुलर लॉ। लेकिन ओपन
अगर ओपन होगा तो ओपन सिस्टम के लिए हम यूज करते थे बायट-सेवर्ट्स लॉ। चलिए बायट-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता था, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इनटू आइडियल sin थीटा ओवर s स्क्वायर। s क्या था, डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना लिया हमने s, तो वैल्यू हो गया s का स्क्वायर, वैल्यू हो गया आपका s का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इस करंट एलिमेंट का इस पॉइंट O के साथ कितना एंगल बन रहा बेटे, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री वैल्यू बन रही है then what will have, we have if theta is equal to 90 degree तो sin 90 का वैल्यू कितना बन जाएगा, sin 90 is 1, so we have a dv mu naught 4 pi I dl sin square theta, वैल्यू इसका बन गया इक्वेशन नंबर 1। okay, so then we have next part is that magnetic field dv is at an angle theta, so it is resolved into two part। मैंने जो अभी बताया, एक था dv cos theta परपेंडिकुलर बनेगा एक्सिस, dv sin theta along the same axis। इसके बाद फॉर एलिमेंट डी एल डैश, फॉर एलिमेंट जो हमारे पास डी एल डैश होगा, that also make magnetic field which can be further resolved into two component, एक बनेगा डी बी डैश cos थीटा, एक बनेगा डी बी डैश sin थीटा। डी बी डैश cos थीटा जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है, बचा क्या लास्ट में डी बी sin थीटा, वो हम उसमें ऐड कर देंगे एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, dB sin थीटा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं B इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे dB sin थीटा को, तो टोटल बनेगी, इंटीग्रेट कर दो इस कंपोनेंट को। आपको पता है sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा, sin थीटा निकालना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, sin थीटा बनेगा a ओवर s। तो यहाँ पे s का वैल्यू फाइंड करना हो वो भी हम पाइथागोरस से लगा के, s का वैल्यू बनेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, 1/2 का पावर भी लिख सकते हैं। आपके पास sin थीटा और s का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दिया था हमने इक्वेशन नंबर 1। तो dv और sin थीटा का वैल्यू है, dv का वैल्यू है, दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो। अगर दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू बन गया आपका ये वाला वैल्यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये बाहर चले जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dl का इंटीग्रेट होगा। तो ये थी स्मॉल l, अब टोटल वायर का एरिया कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई r, 2 पाई r, r क्या है इसका, रेडियस, तो रेडियस की जगह हमने यूज किया a, तो बन गया 2 पाई a। 2 पाई a को हमने पुट किया, वैल्यू को कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास वैल्यू बन गया दिस। तो s का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, s का क्यूब है, s क्यूब, s का वैल्यू है हाफ और एक बनेगा x का क्यूब, तो इसको बनेगा 3/2, ठीक है। तो s की पावर कितनी बनेगी 3, तो अगर इसकी पावर बनेगी 3, इसको भी कर दो 3 से, बन गया ना 3/2, दैट इज आल्सो 3/2, सो हमारे पास बन गया 3/2। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, ओके, ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप। एक चीज और, इफ दिस लूप हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होंगी तो जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना बनेगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो कैपिटल N विल रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर किसी न्यूमेरिकल्स में आपको दिया है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सर्कुलर लूप, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया है, सर्कुलर लूप भी है, और तब फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें फिर नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में ड्राइव में पुट कर देंगे बेटे। ओके, सो दिस इज द बायट-सेवर्ट्स नहीं, ये था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। ओके बेटे, इसके बाद हम स्टडी करते हैं इसके 3 स्पेशल केस। स्पेशल केस है हमारे पास इस इक्वेशंस के, तो इसके इक्वेशन के हमारे पास इसमें पुट करेंगे, स्पेशल केस के आएंगे। एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1 आएगा हमारे पास, केस 1 आएगा, इफ, अगर वैल्यू इफ r is 0, अगर r का वैल्यू 0 हो जाए तो आपके पास क्या बचेगा, इफ r is equal to 0, फिर क्या कैसी इक्वेशन बनेगी, अगर ये पॉइंट P का डिस्टेंस r वैल्यू 0 है, मतलब एट दिस पॉइंट हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे,
तब इसका वैल्यू कितना बन जाएगा बेटे। फिर हम निगलेक्ट किसको कर देंगे, आर को इस इक्वेशंस में से निगलेक्ट कर दो। आर को आर स्क्वायर को निगलेक्ट हो गया, आर जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ए स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपके पास, यू हैव मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2 ए क्यू। सो दिस इज द केस नंबर 1 if the value of r is 0. Case number 2. Case number second is that if r is greater than a. अगर r का वैल्यू इतना ज्यादा है, यानी कि ये पॉइंट में बहुत दूर लूं, फिर क्या आएगा, a का जो इसका रेडियस है दैट कैन बी निगलेक्टेड, क्योंकि रेडियस इसका बहुत ही स्मॉल होगा तो हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। अगर a को निगलेक्ट करेंगे तो r ही रखेंगे, फिर 2 से 2 कैंसिल, फिर r का वैल्यू आएगा। So we have here magnetic field is equal to mu naught I a square upon 2 r cube. तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा हमारे पास, दैट इज द सेकंड स्पेशल केस। थर्ड स्पेशल केस हमारे पास क्या आएगा, इफ a is equal to r, अगर a और r दोनों एक दूसरे के इक्वल टू हो जाए, फिर कैसी वैल्यू आएगा, तो बेटे दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो वैल्यू सेम आने से क्या वैल्यू आएगा, a का पावर कितना बनेगा 4, 4 2 का वैल्यू बन जाएगा, उससे 2 और 2 कैंसिल, तो वैल्यू बन जाएगा a की पावर 6। तो हमारे पास इसके बाद में स्पेशल केस बन जाएगा, ठीक है। सो दीज 2 और 3 स्पेशल केस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज द टॉपिक नेम इज टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ directions of magnetic field due to circular current loop। अगर हमारे पास होगा, let's see, the next one is that next topic है हमारे पास to find the direction of magnetic field due to current moving in a circular loop। तो हमारे पास एक लूप है, लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2, ठीक है। अब देखिए, if the current is moving clockwise direction, and in this one is anti-clockwise direction, okay। In the first loop, if the current is moving in a circular loop, if the current moving anti-clockwise, then face of the loop will give you the value of north pole, ठीक है। If it is anti-clockwise, तो आपको क्या देगा, ये देगा north pole। If the current moving in clockwise direction, then face of the loop will give you the south pole, तो ये आपको देगा south pole, ठीक है। So this is the साउथ पोल। अब सिंपल सी बात है बेटे, ये वैल्यू आप याद रखना है। अगर करंट मूव कर रहा है किसी सर्कुलर लूप में, ठीक है, तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, द करंट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर करंट मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसके दो पोल्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, एक नॉर्थ और एक साउथ, नॉर्थ एक साउथ। लेकिन आप बताओ कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे बनेंगे दो पोल्स, एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ। लेकिन याद रखना है, अगर आपका इस लूप का फेस, ये फेस है ना बेटे, तो इस साइड का वैल्यू देगा आपका नॉर्थ और इसके बैकवर्ड कैसा देगा, साउथ। इफ द करंट मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ द करंट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस लूप का जो फेस होगा वो आपको क्या देगा, साउथ पोल, और उसका बैकवर्ड जो फेस होगा वो क्या देगा आपको, नॉर्थ पोल। So by this one method we can find the value, we can find the directions of north pole and south pole when the current moves in a circular loop in clockwise and in anti-clockwise directions। So but this is also very important methods, okay। So let's start one more topic that is called Ampere's circuital law, okay। तो चलिए बेटे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज Ampere's circuital law। तो हमारे पास Ampere's circuital law है and this is also very important topic and we also have its application part। First of all हम ये टॉपिक करेंगे, then after we will do its applications। So let's understand what is Ampere's circuital law।
बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट दिस इज एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे क्लोज सरफेस में, और बायट-सेवर्ट्स लॉ हम यूज करते थे फॉर ओपन सरफेस में, मतलब जब वहां पे वैक्यूम होता था, ओके, एयर, देन वी यूज बायट-सेवर्ट्स लॉ, एंड फॉर एनी क्लोज सरफेस देन वी यूज एम्पियर सर्कुलर लॉ। और ये क्या कहता है बेटे, लेट्स सी। Suppose we have a current passing through the circular coil, and current is passing through this one is current is the value is I। अब इसका जो सर्कल है for closed circular law, अगर सर्कल इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करें, और इस सर्कल का रेडियस कितना बेटे r। अब इस करंट के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है फॉर दिस वन, वो हम फाइंड करेंगे फॉर स्मॉल लेंथ। तो लेट द स्मॉल लेंथ वैल्यू कितना बेटे, P से लेके Q तक, P से लेके Q तक का लेंथ भी उस तरफ है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज आल्सो अलोंग द सेम डायरेक्शन, ओके। देन व्हाट हैपन, तो L का लेंथ की डायरेक्शंस और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर दोनों पैरेलल होंगे तो इसमें थीटा का वैल्यू कितना आएगा, मतलब एंगल थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड dl, थीटा का वैल्यू कितना आता है बेटे, 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं आपस में, दोनों पैरेलल हैं, तो वैल्यू किसका आएगा, थीटा 0। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है बेटे, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इसका डेफिनेशन पार्ट क्या आएगा बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट इज डिफाइंड एज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B around any closed path is equal to the total current I passing through it, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल में कितना आएगा, जितना टोटल करंट इज पासिंग थ्रू इट, जितना करंट पास करेगा किसी क्लोज सरफेस में उतना ही ज्यादा इसमें क्या आएगा, उतना ही वैल्यू किसका आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उस वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगी, म्यू नॉट टाइम्स इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। म्यू क्यों, क्योंकि म्यू एक्चुअल में मीडियम है बेटे, करंट और एट ए डिस्टेंस पी क्यू, ठीक है, इसका जो रेडियस है, तो इन दोनों में मीडियम कौन सा होगा, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट यहाँ पे मीडियम है, अगर ये मीडियम थिन है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यही मटेरियल मीडियम जो होगा वो थिक हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field around any current for around any closed path is equal to the mu naught times the total current I is passing through it, ठीक है। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी क्लोज सर्किट में, is equal to mu naught times total current passing through it, mu naught times total current passing through it, this is known as ampere circular law। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जब भी हम किसी क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन के सेंटर में लग जाएगा 0, इंटीग्रेशन 0, 0 रिप्रेजेंट्स फॉर क्लोज सरफेस, तो इसको हम क्लोज सरफेस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स अंडरस्टूड दैट इंटीग्रेशन के नीचे सेंटर में 0 है, तो इसमें इंटीग्रेशन वी हैव फाइंड फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन में 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका किया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्मॉल लेंथ, ये स्मॉल लेंथ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट I पे, ठीक है। तो वो किस पे करेगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट I पे, ठीक है। तो दिस इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, magnetic field produced in small length proportional to mu naught times current I passing through it। So हम इसका प्रूफ करेंगे अब। Now we will do proofs of ampere circular law। तो अगर हम इसका प्रूफ करें that is proof of ampere circular law, then consider, सबसे पहले हम कर लेंगे consider a circle closed circular path of radius r carrying a current I, ठीक है, passing through the center O, current is passing through the center O, देखिए सेंटर O में से करंट पास हो रहा है। Let PQ is the small length, PQ क्या थी, स्मॉल लेंथ ली हमने dl, और मैग्नेटिक P क्या था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द dl। तो एंगल इन बिटवीन, एंगल का वैल्यू कितना था, मैग्नेटिक फील्ड और dl में एंगल कितना था बेटे, थीटा इज 0, तो हम क्या पुट करेंगे, देखिए
क्लोज इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज इक्वल टू, ये बेटे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम इसको कैसे कहते थे, A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही B डॉट dl है तो बनेगा B dl cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट में हम इसको कहते हैं cos थीटा भी कर देंगे कन्वर्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास था A डॉट B, इसको करते थे हम ए बी cos थीटा, अगर हमारे पास हो क्रॉस प्रोडक्ट तो हम उसको करते थे A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा है तो ये cos थीटा में चेंज हो गया। अब थीटा कितना वैल्यू है 0, तो cos 0 वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 1 तो वैल्यू इसका बन जाएगा 1। सो सिंपल BDL आ गया, थीटे का पार्ट इसमें फिनिश हो गया। अब दिस वन इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर इज गिवन बाय। तो हमें पहले ही पता है अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है, वो हमने लास्ट टॉपिक में किया था। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स में इसकी वैल्यू आती थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इनटू 2I ओवर R। तो ये थी इसकी B का वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, we will now substituting the values of B into this equation। सेकंड इक्वेशन का वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में B का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये वैल्यू किसके इक्वल टू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो हम ये वैल्यू लिख के इसके इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट करेंगे और इसमें हमने ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और इसकी जो B की में हमने इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया है, ठीक है। सब वैल्यू कांस्टेंट है तो ये इस कांस्टेंट वैल्यू चली जाएगी बाहर, अंदर बच जाएगा सिंपल dl, क्योंकि चेंजेस किस में आ रही है, स्मॉल लेंथ dl में चेंजेस आएगी। dl क्या था, स्मॉल लेंथ है। अब टोटल लेंथ ऑफ सर्कल निकालेंगे, वो बनेगा 2 पाई r, 2 पाई r बनेगा, 2 पाई r का वैल्यू पुट करो तो वैल्यू सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी, लास्ट में बचेगा close integral B dot dl is equal to mu naught I। This proves that Ampere's sectional law। Okay, bete? So this is also very important topic. You have to do this. Okay? तो इसके जो एप्लीकेशन पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड वर्क हार्ड, इस सब के टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। किसी चीज़ पे कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप टू मी। ओके, थैंक यू।